नमस्कार दोस्तों। चलो सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलो आज हम लोग 74वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो आज इसी टॉपिक पे कुछ बात करते हैं। ठीक है कि गणतंत्र क्या होता है, हम लोग क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं और क्या बात है। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आखिर क्या वजह है कि हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इन सारी चर्चा पर बात करेंगे और देखेंगे क्या भारत सचमुच एक गणतांत्रिक देश है या नहीं है। चलिए तो बात करते हैं गणतंत्र दिवस जो आया इससे पहले देखते हैं कि भारत, आपको मालूम होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, और इससे पहले क्या था, भारत आज़ाद होने से पहले भारत ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे आज़ाद क्या हुआ। ऐसा तो अचानक हुआ नहीं कि 15 अगस्त को भारत चलो आज तुम आज़ाद हो गए हो कल से, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ये कैसे कैसे वो पीरियड आया और 15 अगस्त को भारत को आज़ाद किया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, आज़ादी का मतलब क्या था, चलिए देखते हैं। तो आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था, उससे पहले भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। उपनिवेश उपनिवेश यानी क्या होता है, उपनिवेश उपनिवेश का मतलब हुआ कि कोई देश, कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना आधिपत्य जमा के रखेगा। और यानी कि जिसे भारत का सारे मान लो राजनीतिक शक्ति हो चाहे आर्थिक शक्ति हो कुछ भी हो, पूरा ब्रिटेन के हाथ में था। यानी कोई भी उपनिवेश देश जो है वो किसी अन्य देश के उसके पूरे पूर्ण नियंत्रण में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, उपनिवेश। तो भारत 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था, भारत का ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो आपको मालूम है कि 1945 में द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ, तो पूरे विश्व में उपनिवेश मतलब उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक तीव्र आंदोलन छिड़ा और भारत में भी ये आंदोलन शुरू से ही चलता आ रहा था 1857 से ही। तो इसी दरमियान 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद जब हुआ तो इसके लिए क्या किया गया था, इंग्लैंड का जो संसद था वहां एक एक्ट पारित किया गया था। कौन सा एक्ट पारित किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एक्ट पारित किया गया। उसमें था ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और ध्यान रखना ये जो एक्ट पारित हुआ था कहाँ पारित हुआ था, ब्रिटेन की संसद में। और इस एक्ट में कुछ प्रावधान कर दिया गया था कि देखो इस एक्ट को जब पारित किया गया और ये एक्ट लागू हुआ कब से, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को भारत लागू हो गया। तो इस एक्ट में भारत में लागू हुआ, तो इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान था, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो प्रावधान था उसमें लिख दिया गया था कि यह एक्ट 15 अगस्त 1947 से लागू होगी। और इस एक्ट में जो जो प्रावधान था इसमें एक बात लिखा हुआ था कि इस दिन से भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त। इस दिन से भारत में क्या हो गया था, ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था। और आपको मालूम होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी एक व्यापारिक कंपनी के तौर पे आई थी, और धीरे धीरे जब उसने राजनीतिक सत्ता हथिया ली तो क्या किया उसमें, उनका ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चलता था, गवर्नर जनरल होता था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई थी तो गवर्नर जनरल के पद को क्या किया था, समाप्त करके एक नए पद का सृजन किया गया था। क्या, वायसराय, एक नए पद क्या था, वायसराय का सृजन किया गया था। और इसमें क्या लिखा होता, ये जो वायसराय था ये वायसराय सीधे इंग्लैंड के राजा का प्रतिनिधि के तौर पे भारत में शासन करता था। ये यानी कौन होता था, ये वायसराय इंग्लैंड के राजा का प्रतिनिधि के तौर पे भारत में शासन करता था। लेकिन इस एक्ट में जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ तो इसमें लिख दिया गया कि भारत से वायसराय के पद का समाप्त कर दिया है। भारत से क्या हो गया, ये वायसराय का पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब क्या हुआ इसके बाद, और इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान था, सबसे वायसराय की जगह पे एक जो नए पद, पहले वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों एक ही व्यक्ति होता था। गवर्नर जनरल क्या था कि भारत में जो शासन संबंधी जो भी देख रेख थी वो किसके अधीन होता था, गवर्नर जनरल के अधीन होता था। किसके अधीन होता था, गवर्नर जनरल के अधीन शासन चलता था।
तो आप देखोगे जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त हुआ, लेकिन गवर्नर जनरल का पद बना हुआ था। ये क्या था, भारत में शासन की देखरेख करता था। इसीलिए भारत शासन अधिनियम के तहत वायसराय का जब पद समाप्त हुआ, यानी क्या हो गया, ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। और ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया तो अचानक तो ऐसा हुआ नहीं कि 15 अगस्त 1947 को चलो भारत आजाद हो गया है तो आज से तुम अपना शासन करो, ऐसा कुछ नहीं था। गवर्नर जनरल, क्या नियम था कि गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति होगी, गवर्नर जनरल जो भी चुना जाएगा, उसका चयन होगा, वो भारतीय संसद के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन भारतीय संसद के सलाह पर कौन करेगी, ब्रिटेन का राजा करेगा। क्योंकि भारत में डोमिनियन स्टेट, भारत को किस चीज का दर्जा गया था, डोमिनियन स्टेटस का, डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए। डोमिनियन मतलब कि भारत पहले इंग्लैंड का उपनिवेश था, यानी भारत पे शासन किसका होता था, ब्रिटेन का। लेकिन डोमिनियन स्टेटस का मतलब हो गया था कि ठीक है, अब भारत अपना शासन स्वयं करेगा, लेकिन जो राज्य का प्रमुख होगा, राज्य का प्रमुख बस ऐसे ही सैद्धांतिक तौर पर किसको मानेगा, जो जिसका उपनिवेश था, यानी ये ब्रिटेन का उपनिवेश था। यानी डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या हुआ, भारत का शासन तो ठीक है, भारत की संसद चलाएगी, भारत की जो संसद चलाएगी, लेकिन राज्य का प्रमुख कौन होगा, राज्य का जो प्रमुख होगा वो ब्रिटेन का राजा, ब्रिटेन के राजा के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और उस, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं था, वो इसमें अपने शासन चलाने में किसी तरह का कोई भी वो अति भी मतलब हस्तक्षेप भी नहीं करता था, उसके बावजूद। लेकिन एक बोलने के तौर पे क्या था, डोमिनियन स्टेट्स था। तो डोमिनियन स्टेटस जब था तो ब्रिटेन का राजा जो, जिसको पहला गवर्नर जनरल चुन के भेजा था, जो यहीं पर थे, लॉर्ड माउंटबेटन, आपको मालूम होगा जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारत जब वायसराय का पद समाप्त हो गया तो चूंकि भारत में शुरू लॉर्ड माउंटबेटन पहले से वायसराय थे, यानी भारत का शासन उन्हीं के देखरेख में हो रहा था, तो भारतीयों को लगा कि चलो ठीक है, इन्हीं को कुछ दिन के लिए गवर्नर जनरल का पद पे रहने देते हैं, क्योंकि अचानक एक फेज से दूसरे फेज में जाना हो सकता है, शासन के लिए दिक्कत होती। ध्यान रखना, इस समय जो संसद था, भारत का संसद कौन था, भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही दिसंबर 1946 में ही संविधान सभा का गठन हो गया था, क्योंकि स्थितियां वैसी बनने लगी थी कि भारत को आजाद करना है। और ब्रिटेन में बोला गया कि 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था। तो क्या होता, जो भारत की संसद थी, भारत की जो संसद थी वही की वो स्वतंत्र होने के बाद भारत का क्या हुआ, संविधान सभा का जो सदस्य थे वही भारतीय संसद बन गए। अंतरिम संसद के तौर पर कार्य कौन करता था, भारतीय संविधान सभा के सदस्य ही भारतीय संसद के रूप में कार्य करता था। जब वो संविधान सभा बैठती थी तो उस समय उसके अध्यक्ष करते थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब वो एक संसद के रूप में बैठती थी तो उसके अध्यक्ष कौन करते थे, जीबी मावलंकर। इस समय तक राज्यसभा का अभी तक, राज्यसभा का सृजन अभी तक हुआ नहीं था। और देखेंगे तो और इसमें एक प्रावधान क्या था कि जब तक भारत का संविधान बनता नहीं है, आजाद भारत हो गया लेकिन भारत का संविधान अभी तक बना नहीं था, तो इस अधिनियम में ही, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में एक और बात लिखी हुई थी कि भारत का शासन कैसे चलेगा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। ये शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो पारित हुआ था, जब तक भारत का संविधान नहीं बनता है, भारत में शासन कैसे किया जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के, भारतीय शासन अधिनियम 1935 को आधार बनाकर भारत में शासन किया जाएगा। तो इससे शासन चल रहा था भारत में। और देखेंगे तो जब 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ, इसे कुछ दिन बाद 26 नवंबर 1946, 1949 सॉरी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसके बावजूद इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, क्योंकि देखोगे भारत के, लेकिन इस दिन इसको लागू नहीं किया गया। लागू कब किया गया है, इसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950। अब ये देखते हैं क्या कारण था कि भारत के संविधान को 26 जनवरी 1949 को लागू ना करके 2 महीना का वेट करके 26 जनवरी 1950 को लागू किए थे। तो इसके कुछ ऐतिहासिक कारण थे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, हालांकि जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, इसमें कुछ प्रावधान कर दिया गया था। इसमें कुछ प्रावधान था कि जैसे कुछ आर्टिकल, जैसे मान लो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल या चुनाव से संबंधित जो भी अनुच्छेद थे, वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। लेकिन पूरा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसीलिए हुआ था कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 394,
अनुच्छेद 394 जो है इसमें लिखा हुआ था कि कुछ कुछ अधिनियम, अनुच्छेद 394 जो है यही लिखा हुआ था कि भारत के कुछ कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया जा रहा है, लेकिन संविधान मूल रूप से लागू कब होगा? 26 जनवरी 1950 को। तो आइए देखते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू हुआ। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो मालूम है कि भारत आजाद होने के पहले बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे या संविधान सभा में या फिर जो भी स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत थे, उन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता में सबसे अहम योगदान अगर किसी राजनीतिक दल का है तो वो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस का हर वर्ष अधिवेशन होता था। तो याद है 31 दिसंबर 1929 का समय था और लाहौर में अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इस दिन घोषणा की थी कि अब हम लोग अगर ब्रिटेन भारत को आज़ाद नहीं करेगा तो हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर देंगे और ब्रिटेन को आज़ाद करना ही पड़ेगा। और इसीलिए इन्होंने क्या बोला था कि आज से, ये तो मेरे दिसंबर खत्म हो गया है, यानी जनवरी, अगला महीना जो जनवरी होगा, जनवरी 1930 को जो चौथा रविवार होगा, चौथा रविवार पड़ा था 26 जनवरी 1930, इस दिन हम लोग अपना क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इस दिन अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और इसी दिन से स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। और 26 जनवरी 1930 से लेकर 1947 तक प्रत्येक 26 जनवरी को क्या मनाया जाता था? स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। तो इसीलिए, और अचानक मान लीजिए 1949 तक स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराते थे स्वाधीनता दिवस के रूप में, लेकिन भारत जब 15 अगस्त को आज़ाद हो गया और 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो मुझे तो लगा संविधान सभा को कि इस ऐतिहासिक दिन को, जिसको आज तक हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाते थे, इसको क्यों छोड़ेंगे। तो इस ऐतिहासिक महत्व को रखने के लिए क्या बोला गया कि 2 महीना और वेट करके और 26 जनवरी 2 महीने के बाद, कब? 26 जनवरी 1950 को पहली बार, जब 1949 में 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर लागू हो गया, तो 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया जाएगा। यानी भारत में संविधान कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हो गया। और इसी में जब संविधान जब भारत में लागू हो गया तो इसमें जो संविधान का अनुच्छेद 395 जो था, इसमें लिखा हुआ था कि ठीक है, भारत जिस दिन से संविधान लागू होगा उसी दिन से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो ब्रिटेन के संसद में पारित हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके थ्रू भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया गया था। और डोमिनियन स्टेट जब भारत का दर्जा दिया तो भारत का जो राज्य का प्रमुख था, कौन था? डोमिनियन स्टेटस में क्या बोले, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राजा होता। भारत का कौन था? ब्रिटेन का राजा भारत के राज्य का प्रमुख था। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 25 में साफ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 395 में, कि जिस दिन से संविधान लागू होगा उस दिन से क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 खत्म हो गया। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 खत्म हो गया, यानी क्या हुआ? भारत को डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा था वो खत्म हो गया। और उसी दिन से, और जब 1947 में एक और प्रावधान था, क्या? कि जो भारतीय संविधान सभा जो है ये पूर्ण संप्रभु होगी, ये चाहेगी तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 जो था इसको भी खत्म कर सकती है। तो जब संविधान लागू हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 भी खत्म हो गया। उस हिसाब से क्या हुआ? भारत में अब डोमिनियन स्टेटस नहीं रहा, अब भारत क्या हुआ? एक पूर्ण राज्य बन गया, एक संप्रभु राज्य बन गया। यानी इसका अपना इन्होंने अपना फिर क्या किया, भारत में जब वहां से राजा को खत्म किया तो फिर किसको चुना? भारत में एक राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। और पहली बार जब राष्ट्रपति किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पहली बार जो राष्ट्रपति चुने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पे कार्य कर रहे थे। इनका चुनाव हुआ था, इनका मतलब संविधान सभा द्वारा ही, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसीलिए इनको राष्ट्रपति के द्वारा चुन लिया गया था। राष्ट्रपति का पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो बोलते हैं कि इसी दिन से हम लोग, इसीलिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए अब देखते हैं गणतंत्र होता क्या है। गणतंत्र जो है इसका मतलब क्या है? कोई भी देश मान लीजिए गणतंत्र है तो इसका मतलब क्या है? गणतंत्र होने की शर्तें। है या नहीं, इसके बारे में कब कैसे जानेंगे कि कोई देश गणतंत्र है या नहीं, इसके बारे में चलिए
जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं गणतंत्र किसको कहते हैं। तो नाम में देखिए क्या है, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है गण का शासक। गण मतलब जनता का शासन, आदमी का शासन। यानी तो इसके होने के सबसे पहला शर्त जो है क्या होगा, ये राज्य प्रमुख होगा। राज्य प्रमुख क्या होगा, निर्वाचित होगा। राज्य प्रमुख क्या होगा, इससे पहले क्या था, जैसे ब्रिटेन में भी देखिएगा तो अभी भी जो राज्य प्रमुख है, जो वहाँ की महारानी है या जो राजा है, वो कि बस इसी इसी एक परिवार का जो है राजा, आगे फिर राजा, फिर उसी का बेटा राजा, उसी की बेटी रानी, चलते रहेगा। लेकिन भारत में क्या होगा, भारत का जो राज्य का प्रमुख है कौन है, राष्ट्रपति होते हैं। और मालूम है कि राष्ट्रपति का चुनाव हर वर्ष क्या होता है, हर 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, और वो राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और दूसरी शर्त क्या है, गणतंत्र होने का दूसरा शर्त क्या है, किसी भी व्यक्ति को यहाँ विशेषाधिकार नहीं है, विशेषाधिकार नहीं। किसी भी, भारत में देखिए किसी भी व्यक्ति को कोई अलग से विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं है कि चलिए ये इस घराने का था तो इसको संसद में जगह दिया जाएगा, या इस आईएएस का या आईपीएस का या कोई भी पब्लिक ऑफिस में या कोई भी वैकेंसी जब भारत में निकलती है तो उसमें क्या लिखा जाता है कि कोई पूरा भारतीय नागरिक कोई भी इसको भर सकता है। जैसे देखिएगा भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 14 क्या है, समानता का अधिकार क्या है, 14, 15, 16, 17, 18 ये सब क्या है, समानता के अधिकार से रिलेटेड है। यानी किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। गणतंत्र होने की दूसरी शर्त ये है। और एक तीसरी शर्त क्या है गणतंत्र होने की, गणतंत्र होने का तीसरा शर्त क्या है, राज संप्रभुता। संप्रभुता यानी भारत किसी भी देश का अधीन काम, भारत किसी भी देश के अधीन नहीं है। भारत की अपनी संप्रभुता है, भारत कोई भी निर्णय लेगा वो अपने हिसाब से निर्णय लेगा। और भारत संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है क्या, हम भारत के लोग, हम यानी भारत में संप्रभुता किसमें नहीं थे, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में नहीं थे। यानी भारत का जो शासन करने वाले जो हैं उसका चुनाव कहाँ से होता है, जनता के द्वारा होता है। कोई भी नेता हो, विधायक हो या एमएलए हो या एमपी हो, एमएलसी, किसी का भी चुनाव होता है क्या होता है, जनता के द्वारा किया जाता है। हाँ, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं प्रत्यक्ष रूप से जनता का चुनाव होता है। यानी क्या हुआ, संप्रभुता किसमें नहीं था, भारत की जनता में। तो गणतंत्र होने की ये 3-4 शर्त है, ये 3 शर्त है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या भारत, देखिए शासन 2 तरीके का होता है, एक गणतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है। तो गणतंत्र होने का तो ये शर्त है। आइए अब देखते हैं कि गणतंत्र, राजतंत्र से गणतंत्र कैसे, कोई भी देश राजतंत्र से गणतंत्र की ओर कैसे बढ़ता है। राजतंत्र किसको बोलते हैं, राजतंत्र से गणतंत्र की ओर कोई देश आगे कब बढ़ेगा। गणतंत्र में भी क्या बोले हम, गणतंत्र में जो शासक होगा वो निर्वाचित होगा, वो किसी एक वंशानुगत पार्टी में वंशानुगत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस घराने का ही हर बार राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, यहाँ राजा का शासन होता है। जैसे बोलते हैं ना, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यहाँ पर राजा क्या होगा, सब कुछ सर्वे सर्वा राजा होगा। राजा ही प्रधानमंत्री है, राजा ही राष्ट्रपति है, राजा ही रक्षा मंत्री, जितने भी विदेश मामले हो या रक्षा से संबंधित मामले हो या आर्थिक मामले हो, कोई भी मामला हो या न्यायिक मामला हो, किसी को दंड देना हो, वो सारा काम कौन करता है, राजतंत्र। राजतंत्र में कौन करता है, राजा करता है। और राजा का ही बेटा या राजा का बेटी कौन होगा, फिर अगला राज्य का प्रमुख कौन बनेगा, राजा का ही, इसी के वंश का कोई व्यक्ति आगे जाके राजा बनेगा। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। चलिए राजतंत्र से गणतंत्र हम लोग कैसे, राजतंत्र से जो गणतंत्र का सफर है तय कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी देश जब राजतंत्र था, भारत में भी पहले राजतंत्र था, इससे पहले भारत में भी राजतंत्र रहा था, लेकिन राजतंत्र से गणतंत्र वैसे देखेंगे तो इस तरह के कोई देश का उदाहरण दीजिए जहां अभी भी राजतंत्र, यानी कि राजा ही सब कुछ है। अगर जैसे देखेंगे तो आप नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं, राजा के, हालांकि वहां इलेक्शन होता है लेकिन कोई खड़ा नहीं होता, मतलब इलेक्शन का कोई मायने नहीं है, हर समय जो नॉर्थ कोरिया के जो अभी किंग है वही जीतते हैं। और एक देखिए तो सऊदी अरब, सऊदी अरब में भी सेम उसी तरह की स्थिति है। सऊदी अरब में क्या है, अभी भी राजा ही प्रमुख होता है या उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इससे जब अगला स्टेज आते हैं हम लोग, इससे जब अगला स्टेज आते हैं ना, इसको बोलते हैं मिश्रित राजतंत्र। मिश्रित राजतंत्र, मिश्रित राजतंत्र का मतलब क्या होता है, मिश्रित राजतंत्र का सीधा सीधा मतलब हुआ, इसमें क्या था, राजा सब कुछ था, लेकिन अब क्या हुआ, मान लीजिए
कभी राजा कुछ गलत किया, जनता कभी पावरफुल हुई, जनता ने कुछ विद्रोह किया, तो राजा ने क्या बोला कि चलो खुद ठीक है, कुछ अधिकार जनता को दे दिए, कुछ अधिकार जनता को दे दिया, यानी संसद, यानी यहाँ पे शासन कौन, दोनों मिलके चला रहा है, राजा भी मिलके चला रहा है और संसद भी मिलके चलाएगा, जो कुछ कुछ अधिकार राजा अपने पास रखेगा और कुछ अधिकार राजा संसद को दे देगा। तो इस तरह के राज्य में, जैसे अगर हम उदाहरण देखेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं ओमान का। ओमान में क्या है, कुछ कुछ मामले में, ओमान कुछ कुछ मामले में राजा सर्वसर्वा, इसके पास बहुत पावर है, और कुछ मामले में संसद को पावर दे दिया गया। और एक अगली स्थिति अगर हम देखेंगे मिश्रित, और तीसरी स्थिति अगर देखेंगे तो इसको बोलेंगे संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक संवैधानिक राजतंत्र में क्या हुआ, यहाँ तो जैसे बोले जनता विद्रोह किया तो चलो कुछ पावर दे दी, लेकिन यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र में क्या हुआ, संविधान रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, एक संविधान रहेगा, यहाँ पे राजा यहाँ पे भी है, ये भी राजतंत्र है, यहाँ भी राजा का ही शासन है, लेकिन क्या हो रहा, राजा संविधान के दायरे में रह के काम करेगा, राजा का वैल्यू उतना नहीं है, राजा बस नाम मात्र का राजा है, शासन जितना भी शासन का संचालन होगा वो किससे होगा, संविधान के अधीन ही होगा, संविधान के दायरे में रहकर होगा। तो इसमें क्या हुआ, राजा तो है लेकिन क्या हो गया, संविधान के दायरे में रह के काम कर रहा है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर देखिएगा तो ब्रिटेन को देखिए, अभी भी ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या, अभी भी ब्रिटेन में जो वहां होता है, जैसे भारत में यहाँ राष्ट्रपति होता है, ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख कौन होता है, ब्रिटेन के रानी महारानी जो होती है वो प्रमुख होता है, या राजा जो भी होगा प्रमुख होता है। हालांकि उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता है, नाम मात्र का है, लेकिन पूरा शासन संचालन होता है, लेकिन किसके नाम पे होता है, राजा के नाम पे ही होता है, संवैधानिक राजतंत्र। अब इसके बाद जो अगला स्टेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं गणतंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें राजा का नामो निशान भी नहीं रहता है, राजा कोई नहीं रहेगा, जो राज्य का प्रमुख होगा वो हर 5 साल बाद या प्रत्येक एक समय अंतराल के बाद चुना जाएगा, और जो भी चुन के जाएगा वो राज्य का प्रमुख होगा। और इसमें चुनाव किसके द्वारा होगा, जनता के द्वारा होता है। तो इसमें गणतंत्र में सबसे बढ़िया एग्जांपल देखिए, यूएसए हो गया, जैसे अमेरिका में हो गया, भारत हो गया, ये सब क्या है, गणतंत्र। ऐसा है कि राष्ट्रपति इस बार ये है तो अगला बार इसी के घर का कोई होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें गणतंत्र का मतलब ये होता है, यानी जहां राजतंत्र खत्म होता है वहां से क्या शुरू हो जाता है, गणतंत्र। गणतंत्र का लक्षण हम लोग देख लें, गणतंत्र में क्या क्या होता है, राज्य का प्रमुख यानी निर्वाचित होता है, और किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, और कोई भी सार्वजनिक पद पर जब नियुक्ति होगी उसमें किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं मिले, सभी के लिए खुला हुआ है, ठीक है। और तीसरा, संप्रभुता किसके पास रहती है, जनता के पास रहती है। गणतंत्र में संप्रभुता किसके पास रहेगा, गण के पास रहेगा, यानी जनता के पास रहेगा। चलिए अब देखते हैं भारत, आज हम लोग 74वें गणतंत्र दिवस कल मनाएंगे, तो देखते हैं कि क्या भारत सचमुच में गणतंत्र बन पाया है, या सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही भारत गणतंत्र की परिभाषा को फॉलो करता है, या भारत में वाकई में गणतंत्र है। चलो, सैद्धांतिक तौर पे गणतंत्र किसको बोलेंगे, सैद्धांतिक आधार क्या होता है, राज्य प्रमुख क्या होगा, राज्य का प्रमुख क्या होगा, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा। कोई विशेषाधिकार नहीं है। और क्या बोलेंगे, जनता संप्रभु है, जनता इसमें क्या है, संप्रभु, यानी शासन का चुनाव, शासन जो संचालन एक तरह से किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा ही होता है, ठीक है। क्योंकि जनता अपना प्रतिनिधि को चुनकर वहां पर भेजती है, वहां शासन करने के लिए, और शासन, तो ये तो मतलब राजतंत्र के आधार ये हुआ। चलिए देखते हैं व्यवहार में क्या भारत 1950 से लेकर अभी 74वां गणतंत्र दिवस तक, देखते हैं क्या व्यवहार में भारत एक सचमुच गणतंत्र है कि गणतंत्र है या नहीं। चलिए, राज्य प्रमुख तो निर्वाचित होता है, सही बात है, भारत में राज्य प्रमुख का निर्वाचन होता है। विशेषाधिकार यहाँ किसी को नहीं है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि भारत में किसी को विशेषाधिकार नहीं है। चलिए अब बताइए, भारत में किसी को विशेष, और एक बार क्या था, हाँ, समान अधिकार, यानी कोई भी ऑफिस में वो इस चीज के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो चाहे आप देखिए, चुनाव हो न्यायपालिका में हो, चाहे विधायिका में हो, चाहे कार्यपालिका में हो, इस चीज का कोई व्यवस्था नहीं है कि
किसी एक धर्म विशेष को या किसी एक जाति को या किसी एक संप्रदाय को किसी चीज़ से रोका गया है, ऐसा नहीं है। तो इस तो देखेंगे तो, लेकिन देखिए आप बताइए भारत में क्या ऐसा होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत कर संसद पहुंच सकता है? ऐसा तो भारत में है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतकर संसद पहुंच सकता है, लेकिन आप देखोगे भारत की अधिकांश राज्य में या अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी में क्या देखते हैं कि एक विशेष कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भारत अधिकांश राज्य के जो मुख्यमंत्री हो गए या सांसद हो गया या फिर और देखिए प्रधानमंत्री होगा, किसी एक विशेष राज्य से ही चला आ रहा है। आप नाम नहीं लेंगे, लेकिन जैसे आप किसी को भी देखिए, मान लीजिए आप देखोगे तो जिसका आरजेडी, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या आरजेडी की बात करें या लोक जनशक्ति पार्टी, किसी की बात करोगे देखोगे कि उसी का बेटा वंशानुगत तौर पे फिर वही डायरेक्ट क्या बन रहे हैं, जो अगर ये मुख्यमंत्री है तो इसी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ये सांसद है तो इसका बेटा भी सांसद बनेगा। हो सकता है कि उसमें योग्यता है किसी में तो वो जा सकता है, लेकिन अधिकांश क्या वैसा होता है कि योग्य है तभी वहां पहुंचा है, या सिर्फ इस आधार पर चला गया है क्योंकि वो किसी एक फलाने का बेटा था इसलिए वो शासन में चला गया है। ऐसा बहुत सारा होता है कि योग्य नहीं है, बस उस घर में पैदा हो गया, इस वजह से उसको सांसद बनना है या मुख्यमंत्री बनना है या फिर प्रधानमंत्री बनना है। ऐसा बहुत सही तो आप देख सकते हैं। और अगर देखिएगा तो विशेषाधिकार बोलते हैं कि हम लोग विशेषाधिकार किसी को नहीं मिला हुआ, लेकिन भारत में क्या ऐसा है किसी को विशेषाधिकार नहीं मिला है? आप देखिए भारत में 50% आबादी महिलाओं की है, लेकिन क्या हर जगह महिलाओं बराबर स्थिति में है? कहीं पर भी महिलाओं को बराबर अधिकार मिला है? नहीं मिला। आप देखिए तो घर में जो काम करने, महिलाओं को बस घर के अंदर ही कामकाज में रोक दिया जाता है। हो सकता है कहीं कहीं जैसे मान लीजिए बड़े बड़े शहर में जाएंगे या वैसे वैसे कुछ कुछ घर में है जो महिलाओं को अधिकार मिलता है, लेकिन क्या प्रत्येक, जैसे आप छोटे कस्बे में जाइए या शहर छोटे छोटे गांव में जाइएगा जो बिल्कुल देहात इलाका है, वो क्या वहाँ महिलाओं को उतना अधिकार मिल पाता है जितना उसको मिलना चाहिए? नहीं मिल पाता, उसको हमेशा पुरुष से कमतर आंका जाता है। तो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो विशेषाधिकार तो बात सही है कि संविधान में या कानून में ऐसा नहीं है, लेकिन भारत अभी तक, भारत में जो सामाजिक मूल्य अभी तक नहीं अपना सका है। भारत अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच सका है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात करता हो। और जनता तो संप्रभु है, बात सही है कि भारत में हम भारत के लोग, संविधान का जो प्रस्तावना है वो शुरू ही इसी सोचे कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग, भारत को एक ऐसे ऐसे भारत के शासन को चलाने के लिए भारत के लोग जनता संप्रभु है। लेकिन ये विशेषाधिकार और ये जो बोले पब्लिक ऑफिस, ये सब के मामले में थोड़ा सा भारत गणतंत्र के मामले में बहुत पीछे है। पूरा पीछे नहीं करेंगे लेकिन फिर भी है, इसमें भी भारत को और भी आगे बढ़ना है। चलिए आज गणतंत्र दिवस पे बात कर रहे थे, देख रहे थे भारत क्या सचमुच गणतंत्र है नहीं है, और यहीं पर हम बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद। देखिए